नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी 2.0 चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस की जो मैगजीन है नवंबर माह की, उससे सेकंड सेक्शन जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके टॉपिक को कवर करेंगे। और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये चर्चा में क्यों रह रहा है ये पहले देखेंगे। तो ये मेनली है कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता। ठीक है, तो किसके बीच? भारत और यूके के बीच। इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो देखते हैं कि 2+2 वार्ता है क्या, पहले हमें ये जानना चाहिए। तो ये वार्ता एक मंत्री स्तरीय बैठक होती है और इसमें क्या होता है कि जो दोनों देश होते हैं उसके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने इसी के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए इस 2+2 तंत्र को अपनाया है। तो मेनली ये है कि भारत और यूके का 2+2 वार्ता अभी संपन्न हुआ है। ठीक है, और यूएसए के साथ भी 2+2 वार्ता संपन्न होता है। और बाकी जो कौन कौन से देश हैं जिसके साथ संपन्न होती है ये वार्ता, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि हाल ही में संपन्न इस वार्ता में दोनों पक्षों ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की थी। इसमें व्यापार व निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ, हिंद प्रशांत जैसे विशेष विषय शामिल थे। तो ये आपको याद रखना है। और इसको याद रखने के क्या ट्रिक होते हैं, मतलब ट्रिक तो नहीं होता, मेनली आप किसी भी देश यानी वैदेशिक संबंध की बात अगर करते हैं तो उसमें क्या आएगा, पहले किसी भी देश के साथ हम व्यापार करते हैं। और आधुनिक समय में क्या है, किस चीज़ का युग है, तो ये टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्निक से रिलेटेड बातें होंगी। तो इससे क्या हुआ कि उभरती प्रौद्योगिकियों की आप जिक्र करेंगे। ठीक है, और रक्षा, सिक्योरिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इस पे बात होगी। तो ये आपको अपने आंसर में मेंशन करना होता है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र ये बहुत ही चर्चा का क्षेत्र रह रहा है आजकल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी किसी भी देश के साथ वैदेशिक संबंधों की बात होगी तो आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र के से रिलेटेड क्या काम हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत और यूके ने हिंद प्रशांत जैसे क्षेत्रों पर भी बात की है। ठीक है, अब देखते हैं इनके क्या संबंध रहे हैं, किस प्रकार से संबंध रहे भारत और यूनाइटेड किंगडम के। इसमें साझा सामरिक हित, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता दोनों देशों के हितों के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, तो चीन जो अपनी यहाँ पे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, ये दोनों देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, उसकी जो ऋण बांटने की नीति है, जैसे वो मालदीव को और श्रीलंका को ऋण बांट के उन्हें अपने अधीन कर लेता है, वहाँ पे अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, या फिर उनके कुछ क्षेत्र को लीज पे ले लेता है। तो ये एक उसकी गलत रणनीति है चीन की, जो कि दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, अब देखते हैं कि 2021 में दोनों देशों ने इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2030 की रूपरेखा तैयार करते हुए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है कि इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2030 स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों के संबंध भारत और यूके के। इसमें क्या है कि व्यापार और निवेश संबंध। अब देखते हैं कि दोनों देशों ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 38.3 बिलियन पाउंड का व्यापार किया था। कब? वित्त वर्ष 22-23 में। और इसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भारत और यूके के बीच जो व्यापार संबंध है उसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, यानी भारत निर्यात ज़्यादा कर रहा है यूके को बजाय कि यूके के। ठीक है, और यहाँ पे है कि नेक्स्ट है कि उन्नत व्यापार साझेदारी ईटीपी के तहत भारत और यूनाइटेड किंगडम के लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करना है। ठीक है, इसके अलावा दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता भी शुरू की है। अभी तक संपन्न हुआ नहीं है लेकिन वार्ता प्रारंभ हो गई है। और नेक्स्ट है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की गई है और जिसका उद्देश्य है भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाना। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपके मेंस के जो आंसर हैं वो तभी वैल्यूएबल होंगे जब आप इन पॉइंट्स को उसमें डालेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे। नेक्स्ट है रक्षा। अभी हमने व्यापार को देखा, अब रक्षा को देखते हैं। तो रक्षा में क्या क्या बातें हुई, ये है कि भारत यूनाइटेड किंगडम ने 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 2015 में। और इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विकसित हो रहे संबंधों को एक रणनीतिक रोड मैप एवं दिशा प्रदान करना था।
और क्या क्या चीज़ें होती है तो पहले हम लोग देखेंगे, जैसे ही रक्षा की बात आती है तो हम लोग देखेंगे कि भारत वहाँ से आयात करता है कि नहीं रक्षा उपकरण, ठीक है, पहला तो आयात हो जाएगा। दूसरा कौन सा देखेंगे, तो दूसरा कोई सैन्य अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे भारत और यूके के बीच कई संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे है अजय वारियर जो कि थल सेना के मध्य होता है ना, अजय वारियर, कोंकण अभ्यास, कोबरा वारियर, ठीक है। तो ये हो गया रक्षा से रिलेटेड टॉपिक। अब आगे देखते हैं जलवायु और पर्यावरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक रहता है हमेशा। कोई भी सेक्टर देख लो आप, जैसे एससीओ की भी बात हम लोग अगर करें, G20 की बात करें, तो ये जलवायु से रिलेटेड टॉपिक रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब दो देशों के संबंध का यहाँ पे बात हो रही है, वार्ता हो रही है दोनों के मध्य, तो जलवायु भी रहेगा ही इसमें। तो क्या हुआ है कि इंडिया यूनाइटेड किंगडम ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के माध्यम से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना जैसे क्षेत्रों में संस्थागत निवेश जुटाया जा रहा है। यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें देखी, ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, ठीक है। आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं या फिर इस वीडियो को केवल बैठ के सुन रहे हैं तो अभी के लिए ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब से आएगा ना तो आपको अपने साथ पेन और पेपर भी रखना है कि क्या चीज़ें हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, इसको नोट कर लेना है आपको, किसमें, जलवायु और पर्यावरण में, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि कभी आया कि भारत जलवायु और पर्यावरण के लिए क्या कर रहा है या फिर इन दोनों देशों के मध्य कौन कौन से संबंध है, तो आपको इसका जिक्र ज़रूर करना है। देखते हैं, इसके अलावा दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI में भी सहयोग करते हैं, ठीक है। अगला जो क्षेत्र है सहयोग का वो है शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार। दोनों देशों ने 2022 में शैक्षणिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। किसके लिए, शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता, ठीक है। यानी भारत यूके के जो शैक्षणिक संस्थान है उसके द्वारा प्रदत्त डिग्री को मान्यता देगा और यूके जो है वो भारत द्वारा प्रदत्त जो डिग्री है उसको मान्यता देगा। इसके लिए समझौता किया गया था कब, 2022 में, ठीक है। इसमें कुछ सब पॉइंट है, जैसे यूनाइटेड किंगडम इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। UKIERI यह पहल शैक्षिक संबंधों को विकसित करने की सुविधा प्रदान करती है। और यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन इंडिया, ठीक है, यह संस्था भारत में अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है कि नवाचार में दोनों देश सहयोग करते हैं, और फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे समझौता हुआ है वर्ष 2022 में वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है विज्ञान और नवाचार परिषद, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद तो रहेगा ही क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी आधारित है, तो ये आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए। यह दोनों देशों द्वारा आपस में किए जा रहे वैज्ञानिक सहयोग की समीक्षा करने की एक शीर्ष संस्था है और लोगों के बीच संपर्क यानी पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है वो भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे भारतीय प्रवासी यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी का 3.1% है, ठीक है। और बात जब कनाडा की होती है, अभी तो हम लोग यूके पढ़ रहे हैं, लेकिन कनाडा में भी वहाँ की आबादी का 3.1% है, ठीक है, भारतीय आबादी जो भारतीय प्रवासी हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि भारत व यूनाइटेड किंगडम ने दोनों देशों के बीच कामकाजी पेशेवरों की आसानी से आवाजाही के लिए प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अब इसमें हम चुनौतियाँ भी हैं दोनों देशों के बीच, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं तो चुनौतियाँ भी आती हैं अपने आप ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि संबंध हमेशा एक समान रहते हैं या फिर हमेशा अच्छे से ही चलते हैं, तो चुनौतियों को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ था, मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, कि अगर दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता होता है तो क्या लाभ होंगे। तो संभावित लाभ देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा समझौते या टोटलाइजेशन एग्रीमेंट्स के लागू होने से वीज़ा प्रक्रिया अधिक किफ़ायती हो जाएगी। इससे बड़ी तादाद में भारतीय पेशेवर अल्पकालिक परियोजनाओं में कार्य कर सकेंगे, ठीक है। तो वीज़ा जो प्रक्रिया है, जो अभी जटिल प्रक्रिया है, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वस्त्र, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल और सामान्य औद्योगिक मशीनरी जैसे उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है कि चमड़ा, वस्त्र, आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। और इसके बाद है कि ब्रिटिश कंपनियों का भारत में प्लांट लगाना, विनिर्माण कार्य करना एवं निर्यात करना काफ़ी आसान हो जाएगा और इससे चीन को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी, ठीक है।
और इससे क्या होगा, अगर शॉर्ट में हम लोग देखें समरी में, तो निवेश बढ़ेगा भारत में। ठीक है, ब्रिटेन में जो कंपनियां हैं, ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करेंगी, और ऐसा हो सकता है कि वहाँ की कंपनियां ज़्यादा इच्छुक हों चीन में कार्य करने के लिए। ठीक है, तो जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा ना, तो उससे उनका निवेश जो आकर्षण है वो भारत की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में छूट देने से निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। और फिर है कि भारतीय स्टूडेंट को अस्थायी वर्क वीज़ा मिलने से उनका यूके जाना आसान हो जाएगा। अभी जो अस्थायी वर्क वीज़ा है वो मिलना थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एफटीए को अंतिम रूप देने के समक्ष भी बाधाएं हैं। वो बाधाएं क्या हैं? तो ये उत्पत्ति के नियम, जैसे ही आपके पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आए तो आपके माइंड में रूल्स ऑफ ऑरिजिन ROO ये अपने आप आ जाना चाहिए, स्वतः आ जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या होती है दो देशों के बीच जब FTA कंडक्ट हो रहा होता है, तो दोनों देशों की ये स्वाभाविक चिंता हो जाती है उत्पत्ति के नियम से संबंधित। ठीक है, तो क्या है कि उदार ROO यानी रूल्स ऑफ ऑरिजिन के नियमों को अपनाने से यूरोपीय संघ के उत्पादों को गलत तरीके से यूनाइटेड किंगडम के उत्पादों के रूप में दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें ये उत्पत्ति के नियम क्या है कि कोई भी देश, मान लीजिए कि A देश में बन रहा है, ठीक है, A देश और B देश हैं, तो A देश अगर यहाँ पे भेज रहा है तो किसी और देश का सहारा नहीं ले, या फिर मान लीजिए कि B देश में हमें किसी सामान को भेजना है, तो कोई मान लेते हैं कि यहाँ पे D देश है, D नाम का देश है, वो A देश के माध्यम से अपने सामान को B देश में ना भेजे। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे कि अगर दो देशों के मध्य हुआ है समझौता, तो एक मिनट, अगर A और B के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और A भेजेगा कोई सामान B के पास, ठीक है, तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन का यही कहना है कि जो सामान A देश में उत्पत्ति हो रही है या फिर A देश में ही बन रहा है उसी को आपको B देश को भेजना है, न कि कोई सामान अगर D देश में बनाया जा रहा है ना, कोई सामान D देश में बनाया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि D देश पहले A को भेजे, और चूंकि A का B के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो A अपने साथ B के यहाँ भेजे, ठीक है, अपने नाम पे लगा के, तो इसको निषेधित करता है रूल्स ऑफ ऑरिजिन का नियम। ठीक है, ये सिंपल सा था, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये चिंता का विषय रहता है जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय निवेश संधि। तो इसमें क्या है कि भारत ने BIT यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, BIT के लिए जो नया मॉडल तैयार किया है उसमें यह अनिवार्य किया गया है कि कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के ले जाने से पहले स्थानीय उपायों से मामले को निपटाना होगा। इससे दोनों देशों के बीच BIT के मार्ग में बाधक माना जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि यहाँ पे मेनली क्या है ना कि अगर आप कोई भी समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं ना, तो उससे पहले आपको जो स्थानीय उपाय हैं उसको सम्मिलित करना है, उसको अच्छे से निपटाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने मामलों को आगे बढ़ा चुके और स्थानीय जो उपाय हैं या फिर स्थानीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे विवाद विद्यमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इसमें यूनाइटेड किंगडम और IPRs यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और मजबूत बनाने के लिए WTO के ट्रिप्स समझौते से इतर अन्य उपायों को अपनाने की भी वकालत कर रहा है। नेक्स्ट है सरकारी खरीद, और उसी प्रकार है प्रशुल्क से जुड़े मुद्दे। ठीक है, तो प्रशुल्क से जुड़े मुद्दे में क्या है कि यूनाइटेड किंगडम के स्कॉच, विस्की, ऑटोमोबाइल, लैम्ब मीट, प्रसंस्कृत चांदी, तांबा, चॉकलेट के कुछ कन्फेक्शनरी उत्पादों आदि पर आयात शुल्क में पर्याप्त कटौती की मांग कर रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम इन चीज़ों पर बोल रहा है कि भारत से कि आप इन चीज़ों पर आयात शुल्क में कमी कीजिए। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो बाधाएं थी। अब ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम के संबंधों में चुनौतियाँ। तो ये है कि सीमित रक्षा सहयोग, दोनों के मध्य रक्षा सहयोग बहुत सीमित मात्रा में है, तुलना किया जाए रशिया, फ्रांस वगैरह देशों से। तो ठीक है, नेक्स्ट है राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर यूनाइटेड किंगडम का रुख। यूनाइटेड किंगडम क्या कहता है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर कठोर रुख नहीं अपनाया है अभी तक। ठीक है, वो उतनी निंदा भी नहीं करता जो पाकिस्तान के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं इंडिया में उस पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि चीन की प्रतिनिधियाँ। तो भले ही यूनाइटेड किंगडम ने विशेषकर दक्षिणी चीन सागर में चीन को एक खतरे के रूप में माना है, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद वह चीन को अपनी आर्थिक नीति का आधार बनाने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम ने चीन की BRI की पहल की क्षमता को बढ़ाने में मदद देने की प्रतिबद्धता भी प्रकट की थी। अब नेक्स्ट है अप्रवासन नीतियाँ। तो विशेष रूप से भारतीय छात्रों और व्यवसायियों से संबंधित UK की जटिल वीज़ा और अप्रवासन नीतियाँ विवाद का विषय भी रही हैं। और नेक्स्ट है, और क्यों विषय रही हैं विवाद का, क्योंकि यहाँ पे विश्वसनीय डेटा की कमी रही है। ठीक है,
और नेक्स्ट है कि आर्थिक और व्यापार संबंधी बाधाएं। तो आज़ादी के बाद लंबे समय तक जहां भारत ने आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं यूके एक गतिशील बाजार अर्थव्यवस्था बन चुका था। यानी कि यूके जो है वो विकसित देश है और इंडिया जो है वो विकासशील है। ठीक है, तो दोनों की नीतियाँ समान नहीं हो सकती, दोनों की जो कार्यप्रणाली है उसमें भिन्नता तो आएगी, ये चिंता का विषय है। और नेक्स्ट है कि FTA के समापन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा भी निर्धारित नहीं है। और नेक्स्ट है अब कि आगे की राह क्या होनी चाहिए संबंधों को सुधार करने हेतु। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि FTA के जल्दी अंतिम रूप देना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि साझा हितों में सहयोग होना चाहिए, सुरक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता या फिर भारत में विनिर्माण के माध्यम से रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसमें यूके निवेश कर सकता है। फिर रक्षा उत्पादन की बात हो गई, जो अभी मैंने बात की। लोगों के बीच संपर्कों को बढ़ाना चाहिए, जैसे जनरेशन यूनाइटेड किंगडम इंडिया पहल और इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, तो ये तो अभी चल ही रहा है ये सब। तो ये सब जो उपाय हैं उसको किया जा सकता है अच्छे से। ठीक है, तो ये था आज का इंडिया और यूके रिलेशन पे आज का टॉपिक। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।